खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी, इस हफ्ते का पहला एपिसोड। अंशुमान जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिद्धांत, आपका स्वागत है और खर्चा पानी के सप्ताह के इस पहले संस्करण में आप सब लोगों का भी स्वागत है। हाँ, और अंशुमान जी आज इस एपिसोड में जो खबरें आ रही हैं रूरल इंडिया से कोविड को लेकर, उस पर हम थोड़ा ज्यादा प्रमुखता से बात करेंगे और उसके अलावा एक दो खबरें और हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो पहली खबर आरबीआई के बॉन्ड ऑक्शन को लेकर है, जो शुक्रवार को आया। फिर उसके बाद हमारी खबर है दालों के इंपोर्ट पे, दालों के आयात पे, और फिर है रूरल पैंडेमिक, जिस पर हम बातचीत करेंगे। तो आरबीआई के बॉन्ड ऑक्शन पे बात करते हैं शुमान जी। इनका जो खबरें आई हैं मैं मोटा मोटी बता दूं, फिर जो उसकी कॉपियस डिटेल्स हैं उस पर आपसे बातचीत करेंगे। टारगेट था आरबीआई का 26,000 करोड़ के बॉन्ड बेचने का, फिर वो अब लगभग 12,200 करोड़ के आसपास के बॉन्ड बेच पाए। टारगेट से तो पीछे छूटे, और फिर उनकी यील्ड भी घट गई बॉन्ड की, तो उन्होंने अगले 10 साल के बॉन्ड का ऑक्शन ही कैंसिल कर दिया। कहां जा रही हैं चीजें अंशुमान जी? सिद्धांत, ये लगभग वैसा ही हुआ जिस पर हम लगातार चर्चा करते चले आ रहे हैं और बहुत सारे लोग खर्चा पानी में बॉन्ड को पे दिलचस्पी लेने लगे हैं। मुझे इस बात से खुशी होती है कि बॉन्ड बहुत जटिल पेचीदा प्रक्रिया है। लोग आमतौर पर शेयरों में तो थोड़ी बहुत रुचि लेते हैं, पर बॉन्ड से बहुत लोग हिचकते हैं कि ये सब कहानी इसकी क्या है। लेकिन कुछ ऐसा संयोग है कि जनवरी के बाद से लगातार बॉन्ड मार्केट में कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, बैंक में हमारी बचत को प्रभावित करते हैं। इन्फ्लेशन से, महंगाई से उसका सीधा रिश्ता होता है, सरकार के कर्ज से उसका सीधा रिश्ता होता है। वो रिश्ता लोग समझने लगे हैं। वो गुत्थी, वो जो पजल है, वो तार और कुलाबे मिलाना जो है, लोगों ने पैरेलली शुरू कर दिया। ये अच्छी बात है। हुआ ये कि रिजर्व बैंक ने कोविड की दूसरी लहर आते ही समय सिद्धांत ये कहा था कि हम सरकार के कर्ज कार्यक्रम को प्रभावित नहीं होने देंगे। हम जीसैप लेके आएंगे, हम बड़े पैमाने पर बाजार से सरकार के बॉन्ड खरीदेंगे अगर बॉन्ड डीलर हमको मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम किसी भी परिस्थिति में सरकार को एक सीमा से अधिक कर्ज का बोझ नहीं, ब्याज का बोझ नहीं उठाने देंगे। ये भी बात आपको याद होगा, आरबीआई ने कहा था कि नहीं, टू टू टैंगो वाली स्थिति और बाजार में जो यील्ड कर्व है उसको सामान्य रूप से स्टेबलाइज होने देना चाहिए। पर वो सब कुछ हुआ नहीं। इतने बड़े बॉन्ड कार्यक्रम और इतनी तैयारियों के बाद जब अभी इशू लेकर फरवरी में मई का जब इशू लेकर आरबीआई बाजार में आया, तो केवल 12,000 करोड़ के बॉन्ड गए। बाकी बॉन्ड का ऑक्शन कैंसिल कर दिया क्योंकि बाजार रिजर्व बैंक से या सरकार से ज्यादा ब्याज मांग रहा था। इसलिए मांग रहा था कि महंगाई चढ़ी हुई है। अभी जो महंगाई में थोड़ी सी गिरावट आई वो तात्कालिक है, बेस इफेक्ट के कारण महंगाई चढ़ी हुई है। अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही है। पहली तिमाही तो बुरी तरह खराब स्थिति में जाने वाली है। सरकार का जो डेट है, सरकार का कर्ज जो बढ़ा हुआ है, ये तीनों चीजें मिलकर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाजार में ब्याज दरें बढ़ेंगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम अगले सप्ताह थोड़ा और स्पष्टता के साथ चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका में महंगाई बढ़ने की संभावना है, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। और जिसके कारण हमने पिछले सप्ताह डाउ जोन्स में तेज गिरावट देखी और अब वहां पर चर्चा होने लगी कि इन्फ्लेशन की वापस आएगी तेजी से, क्योंकि काफी पैसा कोविड की राहत के तौर पर बाजार में छोड़ा गया है। इन सारी परिस्थितियों के चलते बॉन्ड का कार्यक्रम फंस गया। अब रिजर्व बैंक इसके बाद क्या करेगा उसने हमें नहीं बताया, क्योंकि शुक्रवार के दोपहर बाद की घटना है जब ये बॉन्ड ऑक्शन फेल हुआ या 10 साल के बॉन्ड पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुए। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक की तरफ से इसमें क्या रणनीति आती है। लेकिन फिलहाल बॉन्ड मार्केट का मूड सुधारने की सारी कोशिशें एक बार फिर धड़ाम से औंधे मुंह गिरी हैं। महंगाई के डर के कारण बॉन्ड मार्केट सरकार को सस्ता कर्ज देने को तैयार नहीं है। वस्तुस्थिति समय ये है। अगली खबर है शुमान जी, दालों के इंपोर्ट पे। खरीफ का सीजन जो है वो आने वाला है, और उसके पहले ही सरकार ने, मतलब बीएस की खबर है, और उसने कहा है कि सरकार 3 किस्म के दालों का इंपोर्ट करने वाली है: तुअर दाल, उड़द और मूंग। और
इन दालों के इंपोर्ट के बाद मतलब कहा जा रहा है कि ट्रेडर्स के पास स्टॉक कम है, जिस वजह से बीते कुछ हफ्तों में इसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या इफेक्ट इससे, क्या मार्केट में इन्फ्लेशन जो दालों में है, जो तेजी है, क्या वो कम होने के आसार हैं? लोगों की थाली थोड़ी सस्ती होगी पहले से? दो चीजें इस फैसले के पीछे ट्रिगर, और फिर देखिए ये फैसला अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब क्यों है, इस पर हम आगे आएंगे। जी पहले में हाँ, देखें मुझे कि ये मेरा भी फैसला सवाल था वहां पे। हाँ, ये अजीबोगरीब फैसला क्यों। पहले ये देखें कि सरकारें कितने देर से जागती हैं, कितने कितने देर से समय से। इतना बड़ा तंत्र है डेटा का, सूचनाओं का, मंत्रालय बैठे हुए हैं, बाजारों में सरकार का नेटवर्क है, लेकिन उसे पता नहीं किस वजह से हुआ। पहली चीज तो है कि सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों के मामले में बुरी तरह ढिलाई बरती, और हम लगातार देख रहे हैं कि खाद्य तेल की जो कीमतें बाजार में, जो खाने का तेल है, जो पकाने का तेल है, सरसों का या बाकी जितने भी तेल हैं, उनकी कीमतें बहुत ऊपर चली गई। सरकार उसे रोक नहीं पाई, और वो महंगाई रोकने की कोशिश नहीं की गई। क्योंकि महंगाई को लेकर सरकारों की संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। मैं कह रहा हूं, महंगाई को लेकर सरकारें संवेदनहीन होती जा रही हैं, संवेदन शून्य होती जा रही हैं। इसलिए गरीबी के बीच में, मंदी के बीच में, बेकारी के बीच में खाने वाले तेल की कीमतें इस लेवल तक बढ़ी, पर सरकारों में कहीं कोई हलचल नहीं दिखाई दी। अब हुआ क्या कि जब महंगाई का ताजा आंकड़ा आया पिछले हफ्ते का, जिस पर हमने चर्चा की, उसमें हमने दो चीजों की तरफ इशारा किया था कि महंगाई का आंकड़ा बताता है कि वेजिटेबल फैट यानी खाने वाला जो तेल है, उसकी कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, और दाल की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। चूंकि सरकार खाद्य तेल की जली थी, तो वो दाल के मामले को फूंक फूंक के पीना चाहती थी। इसलिए आनन फानन में सरकार ने 3 दालें जो भारत में सबसे ज्यादा खपत में होती हैं, तुअर, जिसको मरहर कहते हैं, तुअर और मूंग और उड़द के आयात की इजाजत दे दी। इन तीनों की कीमत में आमतौर पर लगभग पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में 30 से 60% तक की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिछले साल का स्टॉक कम हो चुका है। कुछ लोकल इन्फ्लेशन भी है, तमाम तरीके की पाबंदियां हैं मूवमेंट पर, तमाम तरीके की पाबंदियां हैं आने जाने पर, लॉकडाउन्स बढ़े हुए हैं। तो लोकल बाजारों में भी दालों की जो आपूर्ति, जो थोक बाजार से फुटकर बाजारों में आती है, या दाल मिलों से जो थोक बाजारों में आती है, उसकी आपूर्ति में भी कमी आई है। लेकिन सरकार को यह भी पता चला है कि ट्रेडर्स के पास स्टॉक की कमी है। और रिटेल मार्केट में अभी तुअर का प्राइस करीब करीब 7,000 रुपए पर क्विंटल है, जो बाजार से मिल रहा है। जबकि एमएसपी जो सरकार ने डिक्लेयर किया है वो 6,000 रुपए पर क्विंटल है। यानी कि एमएसपी से ज्यादा, एमएसपी वो जो अगली आने वाली फसल का है, अभी का नहीं। खरीफ की फसल का जो एमएसपी है, उसके हिसाब से 1,000 रुपए पर क्विंटल दाल की कीमत पहले ही बाजार में बढ़ चुकी है, एमएसपी से ज्यादा हो चुकी। इससे सरकार को और बाकी लोगों को ये महसूस हो रहा है कि शायद दालों में तेजी का दौर शुरू हो चुका है, जो आगे आने वाला है। और इसलिए देर से सरकार ने इस इंपोर्ट को खोलने की, और इनको फ्री टू इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिया है, रिस्ट्रिक्टिव की जगह फ्री टू इंपोर्ट, कि इसको कोई भी इंपोर्ट कर सकता है। कोशिश ये है कि दाल की कीमतें भी ना बढ़ जाएं। खाद्य तेल महंगा ही, पेट्रोल डीजल की कहानी तो हम रोज सुबह उठते हैं तो हमको एक ही खबर सुनाई पड़ती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 24 पैसे 25 पैसे बढ़ गई हैं। अब दाल की कीमतों की बढ़ोतरी रोकने की कोशिश की जा रही है। खरीफ में कितनी दाल की पैदावार होगी, कितनी बुआई होगी, अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी सोइंग आनी है सामने। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि ऐसा ना हो कि जुलाई अगस्त आते आते तक दाल की कीमतें इस स्तर पर पहुंच जाएं कि फिर एकदम बहुत तेज महंगाई का सेंटीमेंट बन जाए। उसे बचाने की कोशिश है। आमतौर पर जब भी सरकारें दाल का या तिलहन वगैरह का आयात करती हैं, तो उसकी आपूर्ति का ढांचा बुरी तरह डगमगाया हुआ होता है। हम लगातार साल दर साल देखते रहे कि दाल आकर पड़ी रहती है बंदरगाहों पर, बढ़ती नहीं है, बाजारों में पहुंचती नहीं, बाजारों में कीमतें ऊपर होती हैं। अब हमेशा एक चीज और अंतिम बात और, कि जब भी सरकारें तत्काल कीमतें बढ़ती देखकर इंपोर्ट शुरू करती हैं, 2 वजह तरह से मार्केट में इंटरवीन किया जाता है। सिद्धांत पॉलिसी ये बताती है कि जब आपको मार्केट में प्राइस कम करने के लिए इंटरवीन करना हो, तो प्राइस की बढ़ोतरी को कम से कम 6 महीने पहले एंटिसिपेट करना चाहिए। उसकी मॉडलिंग होती है, उसके बारे में जानकारी होती है, फॉरवर्ड मार्केट से सूचना लेकर समझा जा सकता है कि खपत और उत्पादन का ढांचा क्या है। जब सरकारें बढ़ती महंगाई देखकर इंपोर्ट खोलती हैं, तो महंगाई बढ़ने का खतरा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बाजार में सेंटीमेंट बन जाता है कि अब तो कीमत बढ़ रही, क्योंकि सरकार तो इंपोर्ट करने जा रही। तो आने वाले समय में दाल की कीमतों में, जब तक इंपोर्ट नहीं आता और इंपोर्ट आकर बाजारों में नहीं पहुंचता, दाल की कीमतों में महंगाई का एक दौर खरीफ की फसल आने तक देखना पड़ सकता है। अंशुमान जी, बुआई के ठीक पहले इंपोर्ट क्या फार्मर्स को सोइंग के पहले थोड़ा डिस्करेज नहीं करता है?
वही तो मैं कर रहा हूँ, डिस्करेज करता, क्योंकि अगर ये करना था तो पहले कर लेना था। अब सोइंग के पहले अब ये डबल वहमी है। एक तो ये कि अगर मार्केट में स्टॉक दाल का, इंपोर्टेड दाल का स्टॉक आ गया तो किसान के लिए तय करना मुश्किल है कि वो बोए कि नहीं बोए, उसको आगे इस फसल की अच्छी कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर वो नहीं बोता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कोई दूसरी फसल बोएगा लेकिन उसमें उसको नुकसान होगा। यही वो फूड मैनेजमेंट पॉलिसी की समस्या है जिसपे सरकारें अचानक नीजर रिएक्ट करती है। दाल हर साल खपत होने वाली चीज है। सरकार के पास कितनी दाल की खपत है भारत में, कितनी डिमांड है, कौन सी दाल कितनी बिकती है, कितनी पैदा होती है, इसके बारे में अनुभव सिद्ध आंकड़े हैं जी, अनुभव सिद्ध आंकड़े हैं जो साल दर साल मौजूद हैं। फिर भी हम भारत में खाद्य तेल और दालों की मांग और आपूर्ति का, बुनियादी चीज फैट और प्रोटीन की मांग और आपूर्ति का एक अचूक प्रबंधन नहीं कर पाते पूरे साल में, कि हमें कितनी दाल चाहिए, कितनी पैदा होगी, कितनी इंपोर्ट करनी ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाते। इसमें कभी ट्रेडर मरता है, कभी फार्मर मरता है, कभी कंज्यूमर मरता है। और साल भर में घूम के आप देखिए तो कोई एक ना एक आदमी इस पूरे प्रोसेस में सफर करता है। अभी कंज्यूमर सफर कर रहा है, उसके बाद ट्रेडर सफर करेगा, फिर उसके बाद फार्मर सफर करेगा। जी अंशुमान जी, अब चलते हैं रूरल इंडिया की तरफ, गांवों की ओर चलते हैं। अर्थात जो हमारा कल आया था तो उसमें तो यही सारी बातें थी, और हम इसको थोड़ा सा और एक पेज आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। स्थिति ये है कि गांवों में कोरोना फैल रहा है, फैल चुका है नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी वहां पे स्प्रेड हो रहा है। इंडिया की बहुत बड़ी आबादी अभी गांवों में ही रहती है। अब वो स्प्रेड कितना भयानक होगा और कितना अनट्रेसेबल होने वाला है वो सारा कुछ, ये हमें पता है। टेस्टिंग नहीं हो रही है, खाना पूर्ति के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा दिया जा रहा है, जिसका नेगेटिव आ रहा है उसको नेगेटिव मान लिया जा रहा है, और टेस्टिंग का जो तरीका था कि आपको आरटीपीसीआर दोहराना है ऐसे लोगों पर, वो नहीं हो रहा। लाशें गंगा के किनारे, नदियों के किनारे दफनाई हुई दिख रही हैं, पानी में बहती हुई दिख रही हैं। सब कुछ बहुत साफ है, एविडेंट है। सरकार को खुद के बचाने के कुतर्क और बेजा काम नहीं करने चाहिए जिसमें सब चीजें साफ दिखती हो सामने। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय गांवों में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एक नई गाइडलाइन लेकर आता है। उस गाइडलाइन में तमाम चीजें कि साहब आप ऑक्सीमीटर उधार दे दीजिए, तो क्रीमेशन की नई गाइडलाइन है। ये सब चीजें इकोनॉमी पर जाके कहाँ टिकेंगी? वो एक जो संयमित कंज्यूमर वर्ग था, जो बीज से लेकर चार पहिया खरीदने तक के काम करता था, पिछले साल लॉकडाउन में ये सब बातें आई थी कि रूरल इंडिया ने काफी हद तक कंज्यूमर्स का जो कोटा था उसको होल्ड करके रखा था। अब चीजें कहाँ जाएंगे सिद्धांत? इसी हफ्ते से आप देखिएगा, जिस हफ्ते में हम इस पहले संस्करण को आप लोग देख रहे हैं, इसी हफ्ते से भारत के उद्योग से, स्टॉक मार्केट से, कंपनियों से रूरल इकोनॉमी को लेकर चिंता के सायरन बजने लगेंगे। अभी तक मई के मध्य तक कंपनियों को जो सामान बेचती हैं पूरे देश में, उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि ये पूरा फिनोमेना अभी भी शहरी है, पिछले साल की तरह गांव में नहीं फैला है, ये शहरी फिनोमेना है। शहर और शहर के पेरिफेरी एरिया में कोविड का असर होगा और उसकी वेव खत्म हो जाएगी और हम धीरे धीरे चीजें सामान्य स्थिति में ले आएंगे। सरकार ने दो चीज लंबे समय बाद, धक्के खाने के बाद, सारे तथ्य देखने के बाद, लाशें जैसा आपने कहा देखने के बाद, ये मान लिया कि गांव में कोविड फैल रहा है। पहली बार पिछले साल एसओपी नहीं आई थी रूरल एरिया के लिए अलग से। पहली बार सरकार को ग्रामीण इलाकों में लोगों को ना जाने दिया जाए, संक्रमित लोगों को अलग निकाल कर पंचायत घरों में और अलग स्कूलों में और बारात घरों में कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाकर रखा जाए, ये सब और एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी की गई, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि राज्य सरकारें भी जो भी वो सूचनाएं छुपाने बताने की कोशिश कर रही हैं, पर गांव में संक्रमण फैलने की दर, पॉजिटिविटी रेट और बाकी सारे जो आंकड़े हैं वो सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड के बड़े पैमाने पर प्रसार की बात कह रहे हैं। उसमें मॉर्टेलिटी रेट को लेकर तमाम सारे सवाल हैं, संक्रमण को लेकर सवाल हैं, वो हेल्थ की डिबेट का विषय जिस पर हमने अर्थात में चर्चा की थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने पिछले साल भारत को गहरी मंदी में ढुलकने से बचाया था। हालांकि पहली तिमाही में हमने -26% के आसपास की गिरावट देखी थी, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर पॉजिटिव था। कुछ ऐसी चीजें जो ग्रामीण डिमांड पर आधारित होती हैं उनकी डिमांड सस्टेन की थी, और जैसे ही अगली तिमाही आई तो हमने एग्रीकल्चर को दोबारा वापस होते देखा। अब हम यहाँ एक बहुत संवेदनशील बिंदु पर खड़े हैं। रबी की
खरीद की फसल की खरीद शुरू हो गई है। सरकारें दावा कर रही कि रबी की फसल की खरीद सामान्य रूप से चल रही है, पर मुझे जो सूचना मिल रही है नीचे के लेवल से, चूंकि कोविड की बीमारी है, स्टाफ भी बीमार है, किसान भी बीमार है, गांव में भी बीमार है, तो फसल की खरीद में वो रफ्तार, वो तेजी नहीं है जो पिछली बार थी। एक चीज। दूसरी चीज ये कि खरीफ रबी की फसल के का जब पैसा किसान के पास आता है तो वो नई खरीद करना शुरू करता है। तभी हम देखते हैं रबी की कटाई के बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनियां और टू व्हीलर कंपनियां और सीमेंट और टाइल्स, यही 4-5 बड़े सेगमेंट हैं। पेंट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी, टू व्हीलर्स, लाइट्स, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, और ये 4-5 फार्मास्यूटिकल्स, ये 5 बड़े सेगमेंट हैं जिन सेगमेंट का को सीधे मांग गांवों से मिलती है। ये मांग की उम्मीद लोग कर रहे थे। अगर ग्रामीण इलाकों में सरकार के मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से 40% के आसपास जगहों पर तो 20% से ऊपर है, 23% से ऊपर संक्रमण की स्थिति है। लगभग पूरा भारत शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोविड की चपेट में है, प्रतिशत अलग अलग हो सकता है। उसमें भी आप ग्राम प्रधान राज्यों की स्थिति गौर से देखें, चाहे वो बिहार हो या वो उत्तर प्रदेश हो, वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, जो ग्राम प्रधान या ग्रामीण आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र वाले बड़े बड़े राज्य हैं, वहां की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं और इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पहली लहर खत्म होते होते जून आ जाएगा जी, ऐसा लगता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी लहर जो शुरू हो रही है, दूसरी लहर खत्म होते मई के आखिर में शुरू होती है, वो मई के आखिर में शुरू हो रही अब हमें दिखाई दे रहा है। तभी तो सरकार इतनी सक्रियता के साथ एसओपी बनाई है और गांव में दवा भिजवाई और बाकी चीजें करी। अब ये किस सीमा तक पहुंचेगी, कितनी तेजी से जाएगी, और इसका कोई एक कॉमन टेम्पलेट नहीं है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक ही साथ होगी। कुछ जगह आ चुकी है, कुछ जगह आना शुरू कर रही है, कुछ बड़ी ज्योग्राफी वाले राज्यों में और आगे की तरफ बढ़ रही है। तो पहली तिमाही आर्थिक रूप से जो इसके मतलब अभी समझ में आते हैं, पहली तिमाही तो हमें शहरों के लॉकडाउन ने खत्म कर दी। जो शहरों के सीमित लॉकडाउन थे, 24 मई तक का लॉकडाउन हो गया, जून तक मतलब अप्रैल और मई तो चले गए हैं लॉकडाउन में, चला गया, जून तक भी चला जाएगा। अब जो लॉकडाउन शुरू हो रहे हैं वो गांव में हो रहे हैं। देखिए, गांव में कंटेनमेंट जोन बनाने की बात कर दी गई है, गांव को रोकने की बात कर दी गई है। तो अब जो दूसरा फेज आएगा, जब हम जो लोग लहर के पीक आउट होने की या बाकी चीजों का दावा कर रहे हैं, उन्होंने ग्रामीण वेव के बारे में अभी गणना है उस तरह से नहीं की, क्योंकि हमारे पास ग्रामीण आंकड़े नहीं है। तो अगले 2 महीने 3 महीने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारी होंगे। पिछले साल से इस साल बहुत बड़ा फर्क यह है कि इसी मौके पर भारत से पिछली बार प्रवास हुआ था, माइग्रेशन हुआ था, और लोगों को गांव शहरों से जो निकले हुए लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था, उन्हें गांव में मनरेगा में बड़े पैमाने पर मजदूरी मिली थी। उन्हें फसल की कटाई का काम मिला था और गांव ने उनकी जीविका को सपोर्ट किया था। जो शहर से भागकर निकले थे वो ठीक यहाँ 600 रुपए का काम कर रहे थे, वहां उन्हें 180-200 रुपए का काम मिला, लेकिन उनकी जीविका को सपोर्ट किया था। इस समय गांव में वो जीविका का सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि गांव में बीमारी और गरीबी एक साथ है, जिस पर हमने चर्चा की। लोग काम करने की स्थिति में नहीं है, घरों में पड़े हुए हैं, बीमार हैं। तो ये जो गांव में कोविड के अगले 3 महीने होने वाले हैं, कम से कम जिस क्षेत्र में अभी कोविड फैला हुआ, अगले लहर में अगर ये पूर्व की तरफ, बंगाल की तरफ या साउथ की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, तो बाकी अगले महीने भारतीय अर्थव्यवस्था की वो बुनियादी बेस है, उसको हिला सकते हैं। और इसलिए अभी हमें गौर से देखना पड़ेगा कि ये लहर गांव में कितनी गहरी है और कितना इसका असर होने वाला है। निश्चित तौर पर मेरी आज सुबह बात हो रही थी कुछ एफएमसीजी कंपनियों से 1-2 बड़े डीलर्स से, जो टू व्हीलर्स का काम करने वाले, उनकी पेशानी पे बल, उनकी चिंताएं बड़ी वाजिब है। उनका मानना है कि गांव में सामान ही बेचना मुश्किल है संक्रमण के कारण। लोग ही अवेलेबल नहीं खरीदने के लिए, लोग इतना डरे हुए हैं कि उनको अपने दवा और इलाज के पैसे की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इसलिए हम पिछले साल जो हिस्सा कोविड के कहर से बचा रह गया था, उस हिस्से पर इस बार ज्यादा गहरा और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हम अगर मान भी लें कि शहरों में लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे जून में, पर अर्थव्यवस्था के ऊपर जो साया छाया हुआ है गहरा मंदी का, वो शायद इतनी जल्दी नहीं हटेगा। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। नजर बनाए रखिएगा घटनाक्रमों पर आप सभी लोग भी, ताकि चीजों से ज्यादा और इन्फॉर्म हुआ जा सके, सवाल पूछे जा सके हमसे भी, अपने रिप्रेजेंटेटिव से भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।